Hello guys, so welcome back to our discussion center. So guys, as we know कि अभी तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा और यहाँ तक कि कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज उसी चीज़ के सीरियल को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ड्रग डेवलपमेंट एंड द क्लिनिकल ट्रायल्स, अ जर्नी फ्रॉम द लैब टू लाइफ। अब गाइस, जैसे कि आपको हम पिछले कल भी बताए थे अपनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के डिस्कशन में कि ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिज़ाइन के अंदर जो है एक्सट्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल है। तो आज हम वही करेंगे कि ड्रग डेवलपमेंट होता क्या है और फिर हम ड्रग डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस है, उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या रोल है। मतलब कि आप कोई भी अगर मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस अगर एक लैब के अंदर बना रहे हो, उस लैब को आप मार्केट में कैसे ला रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट इज द ड्रग डेवलपमेंट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ ड्रग। तो सबसे पहले अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं अपना, जिसको हम बोलते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब टारगेट आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप कोई एक साइंटिस्ट हो या कोई भी एक रिसर्च स्कॉलर अगर कोई भी एक ड्रग मॉलिक्यूल बनाता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि मुझे किस बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे वर्क करना है। कि लाइक सपोज दैट आई एम वर्किंग ऑन, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं खुद एक एंटी हिमोराइडल ड्रग के ऊपर काम कर रहा हूं। तो उसी तरह से मतलब आपको भी अपना एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट सेट करना पड़ता है। कुछ लोग एंटी न्यूप्लास्टिक पे करते हैं, कुछ लोग एंटी न्यूप्लास्टिक पे करते हैं, बहुत सारे टारगेट्स लिए जाते हैं। कुछ लोग डायबिटीज पर करते हैं वगैरह, सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद हमने जैसे अपना टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रग डिस्कवरी होती कैसे है। अब हम क्या करते हैं, हमें जैसे अब मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एंटी हिमोराइडल ड्रग के ऊपर अपना रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हमने अपना टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमें एंटी हिमोराइडल ड्रग बनानी है। तो हमारा उसमें बायोलॉजिकल टारगेट ये है कि हम इस रिसेप्टर के ऊपर उस पर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने उसके ना बहुत सारे एक इन वीवो और इन विट्रो स्टडीज आपने सुनी होगी, तो हम पहले ना इन विट्रो स्टडीज करते हैं। जैसे हम उसमें QSAR करते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग करते हैं, मतलब हम पहले उसमें कंप्यूटराइज्ड स्टडी करते हैं हम उसकी। जैसे कि हमने QSAR कर लिया, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर ली, सो ऑन। तो फिर हम उस चीज को करते हैं और हम जो हमारा टारगेट है उसको करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ डॉकिंग उसको कंप्यूटराइज्ड करते हैं। फिर हम उसको जब हम देखते हैं कि ये अब कंपैटिबल हो चुका है, तो हम उसके बाद हम जाते हैं उसको लेके आपके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, देखिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपको इतनी जल्दी से पहली चीज तो परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि वो प्री क्लिनिकल्स के लिए आपको एनिमल्स चाहिए होते हैं। एनिमल्स के लिए आपको सबसे पहले CDSCO से परमिशन ग्रांट करानी पड़ेगी कि that we are looking forward to check my drug or moiety on the specific animal like mice, rat, monkey, etc. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेते हैं लाइक माइस। हमने ग्रुप ऑफ माइस लिए, कुछ हेल्दी माइस लिए और कुछ माइस के अंदर पहले हमने हेल्दी माइस के अंदर अपनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया, जो हम मोइटी बनाएंगे कि वो कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद हम कुछ वहीं दूसरे एंड पे हम क्या करेंगे, जो हमारा बी ग्रुप होगा उसको हम इंजेक्ट करेंगे वो डिसीज जो भी हम बना रहे हैं। हम जब उस एनिमल के अंदर वो डिसीज इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, हम फिर उसको वो ड्रग लगाएंगे अपना, कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, उनका एक प्रॉपर चार्ट बनता है, प्रॉपर डाटा बनाते हैं और
उसके थ्रू हम लोग अपना एक डाटा कंपाइल कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं। वैसे अगर हम बात करें प्री क्लिनिकल स्टडीज पे, जो फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड के या क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल स्टडीज में जाने के लिए जो इंटरेस्टेड है वो इस चीज को ज्यादा देखते हैं। अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन ऑफ इन विट्रो, जिसमें आप बहुत सारे एनालिसिस करके भी आप उस चीज को पता कर सकते हैं। तो ये तो इतना है। कंप्लीटेड अवर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जब हमने क्लिनिकल ट्रायल्स पूरा कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया कि भाई हमारा जो मोइटी था हमने उससे इतना बनाया और ये हमारे कंपाउंड्स आ गए। अब जब हमारे पास हमने एक पूरा डाटा फाइल कंपाइल कर लिया, उसके बाद हमने फेज 1, अब हम जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या देखेंगे, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रग मोइटी है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, अभी तक हमने क्या करा था प्री क्लिनिकल्स में हमने एनिमल्स पे उसको ट्राई करा था। अब हम क्या करेंगे, हम ह्यूमंस के अंदर डालेंगे। तो पहले हम सबसे पहले छोटे अमाउंट में पेशेंट हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट हम करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम हेल्दी वॉलंटियर्स लेंगे स्मॉल ग्रुप के, जिसमें हम मिनिमम 30 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। उसके बाद हम उनको अपना जो वो ड्रग मोइटी हम उनको वो देते हैं, जिसके बाद हम उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन कर देते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो कितना सेफ है, उसके वो हेल्दी पेशेंट कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, उसकी कितनी ऑप्टिमल डोज हम उसको दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसका कितना इफेक्टिव है, कितना पोटेंशियल है हमारी ड्रग का, हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज 1 है वो नॉर्मली हम एक हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ही करते हैं। अब हम बात करें तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स की, जहां पे अब हम क्या करते हैं, फेज 1 में हम क्या करते हैं 30 to 80 मैक्स टू मैक्स 100 हेल्दी वॉलंटियर्स हमने ले लिए। अब हम थोड़ा सा इसमें लार्जर अमाउंट बनाएंगे, वो भी जो स्पेसिफिक डिसीज है, जो हमारी एक स्पेसिफिक डिसीज है उस डिसीज के हम लेकर आएंगे। और कितने लाएंगे, कम से कम हम अब जाएंगे 300 to 800 या मिनिमम 300 से 6 to 700 तो हमें मिनिमम चाहिए हेल्दी एक स्पेसिफिक डिसीज के वॉलंटियर्स। अब हम वहां पे क्या करेंगे, हमने 300 टू सपोज कीजिए हमने 600 वॉलंटियर्स ले लिए जो कि उस स्पेसिफिक डिसीज से इफेक्टेड है। अब जब हमने वो इफेक्टेड पेशेंट्स ले लिए तो अब हम क्या करेंगे कि हमने उनको दवाई भी दे दी। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो ड्रग है उसके हम साइड इफेक्ट को मॉनिटर करेंगे कि वो कोई एलर्जी को कॉज नहीं कर रहा, कोई इरिटेशन को कॉज नहीं कर रहा, कोई हेडेक वगैरह, मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, हम उस चीज को देखेंगे। फिर साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, उसकी एफिकेसी कितनी है। अब एफिकेसी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी आपने ड्रग मोइटी बनाई है उसको कितना पोटेंट है, कितना एबल है कि जो आपको वो डिसीज है उसके सिम्टम्स को किस लेवल तक या कितना कैपेबिलिटी के साथ वो उसको क्योर कर सकता है। तो ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज 2 है। अब हम बात करते हैं फेज 3 की, जो कि हमें कंफर्म बताता है कि जिसमें हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि हमारा ड्रग कितना ज्यादा इफेक्टिव है कि अब हम उसको ड्रग को मार्केट में ला सकते हैं या नहीं। तो उसमें अब हम करेंगे मिनिमम 1000 स्पेसिफिक डिसीज वॉलंटियर्स हमें चाहिए। अभी हमने क्या करा, 300 से 800 के बीच में ले लिए। अब हमें मिनिमम 1000 चाहिए जिसको हम वो डिसीज अपनी वो ड्रग हम इनकॉर्पोरेट कराएंगे। अब हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया ड्रग, तो अब हम क्या देखेंगे, उन सब का वो 1000 से सपोज जो हमने 1500 पेशेंट्स लिए हैं उनका हम एक डाटा कलेक्ट करेंगे, उनका सर्वे लेंगे कि उस दवाई को लेने के बाद उनको क्या क्या फील हुआ, क्या क्या उनके बॉडी के में चेंजेस हुए, वो सब हम मॉनिटर करेंगे। और
फिर जब हमारा ड्रग आ जाएगा, फिर हम ये देखेंगे जो अभी तक हमारे मार्केट में उस स्पेसिफिक डिसीज के लिए ड्रग अवेलेबल है, हम वो हमारी ड्रग से कितनी ज़्यादा, हमारी ड्रग उससे कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, कितनी ज़्यादा मोर पोटेंट है। अब जब हमारे पास अब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का भी डाटा हमारे पास आ गया, उसके बेसिस पर हमने क्लिनिकल डाटा आज कर लिए। क्लिनिकल स्टडी करने के बाद हमारे पास अब पूरा डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने उस क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा को हम भेजेंगे यूएस एफडीए के पास फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। अब हम क्या करें, अब हमारे पास जो डाटा आ गया, हम उसमें जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल फॉर्म करेंगे। हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिशन करेंगे, जिसमें हमारे पास पूरा प्री क्लिनिकल स्टडीज, इन विट्रो स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा हमारे पास होगा। उसके बाद जो है आपका जो यूएस एफडीए जो है उसको आपको कुछ टाइम बाद उसको रिव्यू करने के बाद आपको बताएगा कि आपका ड्रग हाँ सेफ है, इफेक्टिव है, क्वालिटेटिव है एंड इट्स ओके टू फॉर द मार्केटिंग प्रोसेस। अब ये जो हमारा अप्रूवल प्रोसेस है ना, ये काफी मंथ्स ले सकता है, इवन कई बार ये ईयर्स तक, हमें इसके लिए 1 ईयर 2 ईयर्स तक वेट भी करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपका जो आपने जो अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स की स्टडी करी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी सिंपल है। अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास एफडीए अप्रूवल आ जाता है तो हमने, अब हमारे पास ड्रग अप्रूवल आ गया तो हमने उसको मार्केट में भेज दिया। अब हमने जब उसको मार्केट में भेज दिया, मार्केट में वो दवाई आराम से बहुत सारे बैचेस उसके मार्केट में जाने लगे, तो अब हम क्या करेंगे, उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करेंगे, जिसको हम कहते हैं फेज 4 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि बेसिकली अंडर में आता है आपका फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि मॉनिटर करता है कि वो कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई भी मतलब कोई पेशेंट कंप्लाइंस तो नहीं आ रहा। हम उस चीज को मॉनिटर करते हैं अपने फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस में। उसके बाद हम बात करें कि चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं ड्रग डेवलपमेंट में। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत हाई कॉस्ट आता है आपको कोई भी अगर एक ड्रग मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई ड्रग स्टार्ट कर दिया बनाना तो वो आपका फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, कि आपने फर्स्ट ट्राई में ही आपने सब कुछ बना लिया, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स, सबको में फोकस में रखना पड़ता है और उसके बाद हम कोई मॉलिक्यूल बना पाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा बना लो, वो बनता भी नहीं है जल्दी से, वो बहुत लंबे टाइम के लिए उसमें लगता है, मिनिमम 15 साल आपको एक ड्रग मॉलिक्यूल्स मार्केट में भेजने में लगता है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्री क्लिनिकल स्टडीज पे जाओगे तो आपको सबसे पहले CDSCO का अप्रूवल चाहिए होगा। पहले आपको वो एथिकल कंसिडरेशन लेना इजी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप कितने एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितनों को नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाएंगे, तो वहां जब एनिमल्स के लिए आपको अप्रूवल चाहिए तो वहां तो और ज्यादा चाहिए आपको, तो आप वो भी करेंगे। उसके बाद जो है, जो सबसे मेन रहता है हमारा, वो रहता है हाई फेलियर रेट। देखिए अगर आप लोग 5,000 मोइटीज बनाएंगे तो उन 5,000 मोइटीज में से कोई एक ड्रग मोइटी ही आपकी मार्केट में जाएगी, एक या दो, ज्यादा ड्रग मोइटीज आपकी मार्केट में नहीं जा सकती। तो मतलब आपने इनपुट कितना डाला कि आपने 5,000 मोइटीज तैयार करा, लेकिन आउटपुट क्या आया कि कोई एक या दो ड्रग आपके सक्सेस हुई। तो मतलब फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा है, सक्सेस रेट बहुत कम है इसका। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे साथ आता है ड्रग डिस्कवरी में वो यही है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब एक ना नया कॉन्सेप्ट आ रहा है
जो अभी तो इंडिया में नहीं आया लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है, वो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अभी जो है ये बहुत सी फार्मा कंपनीज में, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उसमें ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी जाती, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करी जा रही है। तो हम पर्सनलाइज मेडिसिन में क्या करते हैं कि हम जेनोमिक्स स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्रग मोइटी है हम उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ड्रग मोइटी है वो उस पर्सनल जेनेटिक पे कितना इफेक्टिव होने वाला है। दूसरा प्रोटोमिक्स। अब प्रोटोमिक्स, आपको प्रोटोमिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रोटीन की स्टडी है। जैसे आपको पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह हम जो है ना प्रोटीन को एनालाइज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन हम उसको एनालाइज करते हैं फॉर द पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। फिर हम अगली बात करें तो आता है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स में क्या, हम स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, जो डिसीज के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जैसे भी कोविड आया था, कोविड में क्या था कि भाई सबको पता था आपको कोल्ड होगा, फीवर होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, तो हम वो जो इंडिकेटर्स है उनको हाईलाइट करके उस पर ट्रीटमेंट करेंगे अपने उस ड्रग मोइटीज के साथ जो हमने बनाई है। तो ये हमारा बायोमार्कर्स है। सो गाइज की सीधी सी चीज़ है, देखो आप, हमारे पास जितना हम दे सकता था मैं आपको, क्योंकि मेरे पे भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है, क्योंकि मेरा भी अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मेरी खुद की भी स्टडीज चल रही है, तो मैं ज़्यादा लंबा आपके साथ टाइम नहीं दे सकता, लेकिन जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए बेस्ट लेके आने की कोशिश करता हूँ। एंड होप करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटे छोटे डिस्कशंस आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द आपके कमेंट के जल्द ही, जैसे ही मैं उस कमेंट को सीन करता हूँ, मैं आपको उसका, आपके लिए उस, आपको पर्सनली उसके लिए रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय गाइज।